नमस्कार बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड का जो अभी एग्ज़ाम हुआ उसमें कुछ बच्चे हमारे अनुत्तीर्ण हो गए, लेकिन आप सबको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बच्चे फेल हुए हैं, असफलता जो है वो सफलता की पहली सीढ़ी कहलाती है। आप लोग रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत अपने फॉर्म भरें और जो टॉपिक्स यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं हमारे वीडियो के माध्यम से, मैराथन वीडियो सीरीज़ के माध्यम से, उनको आप टॉपिक्स को पढ़ के अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। मेरा नाम पवन द्विवेदी है और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा और फिजिक्स के उन प्रश्नों को बताऊंगा जिनकी आने वाले एग्ज़ाम में आने की संभावना है। निश्चित रूप से आप एग्ज़ाम में सफल होंगे, मेरी शुभकामनाएं हैं। वीडियोस को देखिएगा और अपना अध्ययन करिएगा। मेरा नाम है पवन द्विवेदी। हम अपनी 12th क्लास के चैप्टर 7 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम अल्टरनेटिंग करंट को पढ़ रहे हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हम इसके पार्ट 3 में कौन कौन सी कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे। तो हम दो कॉन्सेप्ट आज करेंगे। एक एसी परिपथों में शक्ति, पावर फैक्टर, कोफिशिएंट ऑफ पावर, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो एग्जाम में पूछा जाता है। एवरेज पावर का फार्मूला P एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, उसको हम सबसे पहले डेराइव करेंगे। और फिर ट्रांसफार्मर जो कि एसी परिपथों में कार्य करता है केवल, उसके बारे में डिटेल में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम P एवरेज का फार्मूला निकाल लेते हैं। देखिए, आप जानते हैं डीसी सर्किट आपने पढ़ा है। डीसी सर्किट में पावर निकालने के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आपने फार्मूला पढ़ा, 11th में भी पढ़ा। आप सीधा सीधा वोल्टेज और धारा का गुणनफल करके आप पावर को या शक्ति को निकाल सकते हैं। किसी भी विद्युत परिपथ में ऊर्जा जितनी व्यय होती है, खर्च होती है, उसकी दर को शक्ति कहते हैं। आपने पढ़ा है P इज इक्वल टू W अपॉन T। डीसी सर्किट में आपने इसका इजी फार्मूला पढ़ा है। W इक्वल्स टू जो जूल के नियम से हीट होती है वो VIT होती है, T से T कैंसिल हो जाता है, तो P इज इक्वल टू आता है VI। लेकिन एसी सर्किट डिफरेंट है। एसी सर्किट में वोल्टेज और धारा के मान समय के साथ बदलते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं। वो आधे चक्र में पॉजिटिव होती है और आधे चक्र में नेगेटिव होती है। इसलिए इन सर्किट में हम उस क्षण की शक्ति को ज्ञात करते हैं। इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम पावर निकालेंगे, उसको ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? फार्मूला वही रहेगा। वोल्टेज में धारा का हमने क्या करना है? गुणा करना है। हम ये मान लेते हैं कि किसी क्षण t पर परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा के समीकरण निम्नानुसार है। पहला वोल्टेज का समीकरण क्या हो गया? V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसको आप पिछले कई हफ्तों से इसको समझ रहे हैं, तो ये इसका मूल रिलेशन होता है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमने I मान लिया, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ये फाई का फेज डिफरेंस है, कलांतर है। ये इसका मतलब है कि ये पीछे चल रही है, फाई कोण पीछे चल रही है, कला में फाई पीछे है। आप इसकी जगह प्लस भी ले सकते हैं। देखिए, धारा या तो अग्रगामी होती है या पश्चगामी होती है या समान कला में होती है। समान कला में वो केवल ओमीय प्रतिरोध वाले सर्किट में होती है। फिर सर्किट संधारित्र का भी होता है, प्रेरकत्व का भी होता है, दो वाले भी होते हैं और LCR भी होता है। तो हमने ये मान लिया आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये धारा का फार्मूला है। अब पावर का फार्मूला शक्ति का क्या है? किसी क्षण टी पर हम परिपथ में व्यय शक्ति निकालें तो P बराबर होता है VI। सिंपली V की और I की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देंगे, तो हमारा समीकरण हो जाएगा P इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये दोनों वैल्यू हमने रख दी। अब हमने V नॉट आई नॉट को हम आगे लिख देते हैं, तो हमारा ये वाला इक्वेशन इस तरीके का हो जाएगा। P इक्वल्स टू वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब ये हमने अभी पिछली स्लाइड में पूरा किया था। अब हमने क्या किया? वी नॉट आई नॉट को आगे लिखा और ये आपको समझ में आ रहा है हमने क्या किया? 1/2 यहां लिखा और 2 यहां लिखा। हमने इस समीकरण में 2 का भाग दे दिया और 2 का गुणा कर दिया। कारण इसका यह है कि इस वाले टर्म को हमें हल करना है, तो हम त्रिकोणमिति का एक फार्मूला लगाना चाहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के इस फार्मूले को यूज करके हम इसको विस्तारित कर सकते हैं और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने इसको 2 करने के लिए यहां 2 का भाग दिया और 2 का गुणा किया। इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से डिवाइड किया है और 2 से गुणा किया है।
इसका फायदा ये हुआ कि हम त्रिकोणमिति के एक फार्मूले को यहां पर यूज कर सकते हैं। वो फार्मूला क्या है? 2 sin a sin b। इसका फार्मूला होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। a और b यहां पर साइन की जो वैल्यूज हैं, यहां ओमेगा टी है a का मान और यहां ओमेगा टी माइनस फाइव है। अब चलिए इससे हम इसको खोलते हैं, तो आगे चलेंगे तो हमारा इक्वेशन 1/2 v नॉट आई नॉट कॉस ए की जगह हमने रखा ओमेगा टी, माइनस लगाया ये माइनस, बी की जगह रखा ओमेगा टी माइनस फाइव, माइनस ये लगाया, कॉस ए की जगह रखा ओमेगा टी और बी की जगह रखा ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, अब हम जब इसको खोलेंगे तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी हो जाएगा और प्लस कॉस फाइव हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस ओमेगा टी से ये ओमेगा टी कैंसिल होगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस कॉस फाइव। तो अंदर आ गया कॉस फाइव, यहां ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी हो जाएगा 2 ओमेगा टी माइनस फाइव। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये हो गया, हमने कॉस के फॉर्म में इसको निकाल लिया। ये हमारा फार्मूला आ गया 1/2 v नॉट आई नॉट कॉस फाइव माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाइव। यहां तक क्लियर है? अब देखिए ये हमारा पूरा डेरिवेशन अब तक हुआ, उसमें यहां तक हम आ गए हाफ v नॉट आई नॉट कॉस फाइव माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाइव। अब एक पूरे एसी के चक्र में एक साइकिल में कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाइव का जो एवरेज मान है वो 0 होता है। कितना होता है एवरेज मान? कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाइव का कॉस ओमेगा टी आधे चक्र में धन होता है और आधे चक्र में ऋण होता है, तो कॉस 2 ओमेगा टी की वैल्यू एक दूसरे को मान वो निरस्त कर देते हैं। तो कॉस 2 ओमेगा टी का पूरा एवरेज मान एक साइकिल में वो क्या होता है? 0। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है ये टाइम पे डिपेंड करती है, ये वाला टर्म यहां टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये हो गया हमारा पूरा पोर्शन 0। तो हमारे पास p की जो वैल्यू आएगी एक पूरे चक्र में, अभी हम ये निकाल रहे थे इंस्टेंट ऑफ टाइम t पर, अब हम पूरे एसी साइकिल में औसत शक्ति निकालेंगे तो ये वाला हिस्सा तो 0 हो गया क्योंकि ये टाइम पे डिपेंड करता है, ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता। तो हमारे पास इतना हिस्सा बचेगा 1/2 v नॉट आई नॉट कॉस फाइव। तो अब हम इस p की जगह p एवरेज लिख देंगे, तो p एवरेज इज इक्वल टू आएगा 1/2 v नॉट आई नॉट कॉस फाइव। इतना आया हमारे पास। अब एक चीज और आप जानते हैं, वो क्या जानते हैं? इस 2 को आप √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। √2 में √2 का गुणा करेंगे क्या आएगा? 2 आएगा। तो v नॉट आई नॉट अपॉन 2 ही लिखा है ये, लेकिन इसको लिखने के पीछे एक कारण है जिसको आप पहले समझ चुके हो। आप जानते हो v नॉट अपॉन √2 होता है VRMS, वोल्टेज का आभासी मान या वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज, और ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी करंट है। यानी V नॉट बाई √2 की वैल्यू होती है VRMS और I नॉट अपॉन √2 की वैल्यू होती है IRMS। तो हमने इन दोनों की जगह लिख दिया VRMS IRMS। ये वोल्टेज और धारा के क्या है? वर्ग माध्य मूल मान है। V नॉट आई नॉट आप जानते हो शिखर मान है, शिखर मान में हम 0.707 का गुणा करते हैं तो वर्ग माध्य मूल मान, यही हमें घरों में मिलता है, यही धारा हमें घरों में मिलती है, ये IRMS वैल्यू होती है। तो हमने यहां रख दिया, ये हमारा इक्वेशन आ गया जिसे हम प्रूफ करना चाहते थे। P एवरेज इक्वल्स टू VRMS IRMS cos फाइव, ये हमारा फार्मूला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप जरूर करिएगा। नेक्स्ट इसके आगे हम देख लेते हैं, एक चीज और इसमें है वो है cos फाइव। ठीक है, अब इतना VRMS IRMS कहलाती है परिपथ की आभासी शक्ति। ठीक है, कैसे? देखिए P बराबर होता है VI, तो यहां हमने आभासी वोल्टेज लिखा हुआ है और आभासी धारा लिखी हुई है, इसको आभासी वोल्टेज भी कहते हैं। वर्चुअल वोल्टेज है, वर्चुअल करंट है। तो अब VI का मतलब होता है शक्ति, तो वर्चुअल वोल्टेज और वर्चुअल करंट का गुणनफल क्या कहलाएगा? वर्चुअल पावर, आभासी शक्ति। ये आभासी वोल्टेज है, ये आभासी धारा है, इन दोनों का गुणनफल ये कहलाएगी आभासी शक्ति। ठीक है, cos फाइव को हम क्या कहते हैं? शक्ति गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम ये लिख सकते हैं कि किसी एसी परिपथ में औसत व्यय शक्ति परिपथ की आभासी शक्ति और शक्ति गुणांक के गुणनफल के बराबर होती है। इतना और cos फाइव का गुणनफल आ रहा है औसत व्यय शक्ति पूरे चक्र में। हम ये कह सकते हैं कि
औसत व्यय शक्ति आभासी शक्ति और शक्ति गुणांक का गुणनफल होती है। यदि शक्ति गुणांक आपसे पूछें तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए, या यूं कह दीजिए शक्ति गुणांक वह राशि है जिसमें आभासी शक्ति गुणा करने पर किसी एसी परिपथ के एक चक्र में औसत व्यय शक्ति आ जाती है। तो ये cos फाई जहां भी आएगा, बहुत सारे सर्किट होते हैं उनमें cos फाई का मान हम निकालते हैं। जैसे रेजिस्टेंस का अकेले सर्किट होता है, रेजिस्टेंस के सर्किट में वोल्टेज और धारा समान कला में होते हैं, तो यहाँ फाई की वैल्यू 0 आती है, cos 0 1 होता है। वहां पर केवल आएगा P एवरेज इक्वल टू V RMS I RMS। अकेले L का सर्किट हो या C का सर्किट हो, वहां धारा और वोल्टेज के बीच में कलांतर फाई की वैल्यू होती है 90 डिग्री। 90 डिग्री होती तो cos 90 क्या आ जाता है, 0 आता है। उसमें एक चक्र में औसत शक्ति व्यय 0 होता है। ऐसी धारा को हम वाटहीन धारा कहते हैं, जिसमें धारा तो बहती है लेकिन पूरे एक चक्र में औसत व्यय शक्ति का मान 0 होता है। और उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण यह है कि वोल्टेज और धारा के बीच में कलांतर वहां 90 डिग्री होता है। यदि किसी परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व लगा हो या शुद्ध धारिता लगी हो, तो वोल्टेज और धारा के बीच में जो कलांतर होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। उस समय जब cos 90 हम यहां लिखेंगे तो यहां cos 90 0 हो जाएगा, तो P एवरेज 0 हो जाएगी। उस पूरे एक चक्र में यदि L और C लगे हुए हैं तो धारा का मान क्या हो जाएगा, औसत शक्ति व्यय का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां ये धारा वाटहीन धारा कहलाती है। तो ये 3-4 उसके और प्रकरण हैं, उनको आप देखिएगा। लेकिन हमें आज आगे की कॉन्सेप्ट ट्रांसफार्मर करना है। इसको आपने बहुत देखा है, घरों में देखा है, बहुत सारे उपकरण हैं जो एसी से चलते हैं या डीसी से भी चलते हैं। तो आप देखिएगा उन इंस्ट्रूमेंट में अंदर ऐसा एक उपकरण निकलता है, इसको हम कहते हैं ट्रांसफार्मर। आप अपनी कॉलोनी में देखिए, मार्केट में देखिए, तो इस तरह के एसी ट्रांसफार्मर आपको दिख जाएंगे, जिससे हम करंट को, हमें बिजली ऑफिस से करंट मिलता है और इन मशीनों के द्वारा, जिसको हम ट्रांसफार्मर कहते हैं, वोल्टेज को कम किया जा सकता है या ज़्यादा किया जा सकता है। तो ट्रांसफार्मर का मतलब क्या हुआ? प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली युक्ति को, जिससे वोल्टेज को हम घटा सकते हैं एसी वोल्टेज को, या बढ़ा सकते हैं, उसको कहते हैं हम ट्रांसफार्मर, परिणमन मित्र। और ये किस पर आधारित है? अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन, जो हम पढ़ चुके हैं उस पर आधारित है। 2 कॉइल हो, एक कॉइल में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाए तो दूसरी कॉइल में प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, फ्लक्स में चेंज होता है। तो ये होता है ट्रांसफार्मर। देखिए, ट्रांसफार्मर 2 तरह के होते हैं। ट्रांसफार्मर की जो संरचना है, अभी 2 तरीके हम आगे बताएंगे, उसमें 3 हिस्से होते हैं ट्रांसफार्मर में। एक होता है पटलित नर्म लोहे का क्रोड, भंवर धाराओं को कम करने के लिए पतली पतली पत्तियों को तह देकर जमा दिया जाता है और इन्हें वार्निश से पृथक रखा जाता है और एक के ऊपर एक रख देते हैं। भंवर धाराओं में आपने इसको समझा है पटलित क्रोड क्या होता है। और एक होती है प्राइमरी कॉइल और एक होती है सेकेंडरी कॉइल। 2 तरीके हैं कॉइल को लपेटने के, या तो हम प्राथमिक कुंडली के ऊपर ही द्वितीय कुंडली को लपेटें, जैसा कि इस चित्र में दिख रहा है, और या फिर हम एक सिरे पर प्राइमरी कॉइल को लपेटते हैं और दूसरे सिरे पर सेकेंडरी कॉइल को लपेटते हैं। ये पूरा नर्म लोहे का क्रोड है। तो 3 हिस्से हुए, एक नर्म लोहे का क्रोड जो कि लैमिनेटेड है, पटलित है, प्राइमरी कॉइल जो इसके एक ओर लिपटी होती है, और सेकेंडरी कॉइल, या फिर हम एक के ऊपर एक इंसुलेटेड वायर होता है उसको लपेटते हैं। 2 तरह के होते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब जो एसी वोल्टेज को बढ़ा देता है, निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। लेकिन जो हाई वोल्टेज जनरेट करता है, निकालता है, वो धारा की प्रबलता को क्या कर देता है, घटा देता है। रेसिप्रोकल रिलेशन है। दूसरा होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर वो जो एसी वोल्टेज को घटा देता है, हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में जो बदलता है उसको हम कहते हैं अपचाई। इंग्लिश में हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ध्यान देने वाली बात यह है, जो वोल्टेज को घटाता है वो धारा की प्रबलता को बढ़ा देता है, जो वोल्टेज को बढ़ाता है वो धारा की प्रबलता को घटा देता है। ये इसके सांकेतिक चित्र हैं कि संकेत से हम कैसे इसको प्रदर्शित करते हैं।
देखिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल में, P यानी प्राइमरी, S माने सेकेंडरी, प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या कम होती है और सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या ज्यादा होती है। तो इसका संकेत इस तरह से बनता है। अपचाई ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन में प्राइमरी कॉइल में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। अब हम इसके आगे बात करते हैं। जैसा कि मैं बात कर रहा था, इस डायग्राम में और आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। स्टेप अप, प्राथमिक कुंडली में ये देखिए फेरों की संख्या कम है और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है। मान लीजिए, और ये आयरन का, सॉफ्ट आयरन का कोर है जिस पे लिपटी हुई है। यदि हम 110 या 120 वोल्टेज का इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट में हमें बढ़ा हुआ वोल्टेज मिलेगा 220 या 240। ये स्टेप अप हो गया। स्टेप डाउन में क्या होगा, प्राइमरी कॉइल में अभी यदि हम ज्यादा वोल्टेज दे रहे हैं तो सेकेंडरी कॉइल में हमको कम वोल्टेज मिलेगा। देखिए 220 से 240 वोल्टेज दे रहे हैं तो 110 या 120 वोल्टेज मिलेगा, लेकिन फेरों की संख्या यहां ज्यादा होगी प्राइमरी कॉइल में और यहां कम होगी। आगे हम इसका डेरिवेशन करते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल करते हैं। देखिए, जब प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है इसका, जब प्राथमिक कुंडली के सिरों पर यहां पर एसी मेन से हम एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो एसी वोल्टेज आपको पता है फ्लक्चुएट होता है, अप एंड डाउन होता है। तो इस कॉइल के इससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। प्राइमरी कॉइल का चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा तो अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत क्या है कि जब एक कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन होता है तो उसके पास रखी दूसरी कुंडली में भी धारा के मान में परिवर्तन होने के कारण, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इस द्वितीय कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स बदलता है जिसके कारण इस सेकेंडरी कॉइल में इसी आवृत्ति का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, ये इसका मूल सिद्धांत है, अन्योन्य प्रेरण, जिसको हम समझ चुके हैं। अब मान लीजिए कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या n∗p है, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स, और द्वितीय कुंडली में ns है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल आर ns। प्राइमरी कुंडली के एक फेरे से जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है, वो फाई है। तो पूरी कुंडली से क्या होगा, n। हमने फैराडे का दूसरा नियम पढ़ा है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दूसरे नियम से जो प्राइमरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, EP = -NP dφ/dt। ये दूसरा नियम है, फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल। यदि चुंबकीय फ्लक्स का लीकेज नहीं हो रहा है, क्षरण नहीं हो रहा है, क्षय नहीं हो रहा है, तो सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ आएगा वो आएगा ES = -NS dφ/dt। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देंगे तो ये माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया और ये dφ/dt से dφ/dt कैंसिल हो जाएगा। हमें इक्वेशन मिलेगा ES/EP = NS/EP। ये हमारा समीकरण 3 हो गया। अब देखिए, यदि प्राथमिक कुंडली का रेजिस्टेंस 0 है, लगभग नगण्य है, और द्वितीय कुंडली का परिपथ खुला हुआ है, उससे कोई चीज जुड़ी नहीं हुई है, तो जो ES है उसकी वैल्यू VS के बराबर होती है और जो VS है उसकी वैल्यू VP के बराबर होती है। VP का मतलब क्या, प्राइमरी वोल्टेज, जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया, इनपुट वोल्टेज, और VS का मतलब क्या, आउटपुट वोल्टेज, जो हमें सेकेंडरी कॉइल से मिलने वाला है या मिलता है। EP क्या होता है, EMF होता है। तो EMF वोल्टेज के तब बराबर है जबकि प्रतिरोध 0 है और द्वितीय कुंडली का परिपथ खुला हुआ है। ये बात आदर्श परिस्थितियों की है। हम ये मान के चलते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर एक आइडियल ट्रांसफार्मर है, तो उस कंडीशन में ये होगा EP = VP और ES = VS। तो हम ये लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, तीसरी वाले को, EP की जगह हमने क्या लिख दिया, ES की जगह हमने क्या लिख दिया, VS, और EP की जगह हमने क्या लिख दिया, VP। तो हमारा समीकरण 4 ये हो गया। ठीक है, अब 3 और 4 समीकरण हमारे पास हैं, ये हमने वैल्यू रखी। अब यदि हम मान लेते हैं कि प्राइमरी कॉइल में बहने वाली धारा IP है और सेकेंडरी कॉइल में बहने वाली धारा IS है, तो निर्गत शक्ति बराबर निवेशी शक्ति। शक्ति क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है, P = VI, वोल्टेज और धारा का गुणा। यदि प्राइमरी कॉइल की शक्ति निकालें, निर्गत शक्ति माने आउटपुट पावर,
जो सेकेंडरी कॉइल से हमें मिल रही द्वितीय कुंडली से मिलने वाली शक्ति। निवेशी शक्ति का मतलब क्या हो, निवेशी शब्द का मतलब क्या होता है, इनपुट जो हम दे रहे हैं। इनपुट शक्ति माने जो प्राइमरी कॉइल में शक्ति है वो क्या होगा, VI के सूत्र से यहां पर हम यदि आउटपुट पावर निकालना चाहते हैं तो आउटपुट वोल्टेज में हम आउटपुट करंट का गुणा करेंगे VS इंटू IS। इनपुट पावर निकालना चाहते हैं तो इनपुट वोल्टेज में हम इनपुट करंट का गुणा कर देंगे। तो प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज क्या है जो हमने लगाया, VP। प्राइमरी कॉइल में जो धारा हमने मानी वो क्या है, IP। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब हम इससे VS अपॉन VP निकालें, यानी इस VP का हम क्या कर दें, पक्षांतर कर दें। तो VS अपॉन VP हो जाएगा, ये IS इसके नीचे आ जाएगा, IP अपॉन IS। ये हमारा इक्वेशन 4 है, ये हमारा इक्वेशन 5 है। ये LHS में आप देख रहे हैं VS अपॉन VP है, यहाँ भी VS अपॉन VP है। हम इन दोनों को मिला के यदि लिखना चाहते हैं तो हम समीकरण 4 और 5 से लिख सकते हैं VS अपॉन VP इक्वल्स टू NS अपॉन NP, और इसी का मान किसके बराबर है, IP अपॉन IS के, तो बराबर आ जाएगा IP अपॉन IS। ये जो अनुपात है ये परिणमन अनुपात या ट्रांसफार्मर रेशियो कहलाता है, इसको स्मॉल r कहते हैं। ठीक है, तो यहां आप इसको गौर से देखें तो आप देख रहे होंगे कि VS जो है वो ऊपर है तो NS ऊपर है, ये समानुपाती हैं, लेकिन VS के साथ IP ऊपर है, IS नीचे है, ये व्युत्क्रमानुपाती हैं। इसका मतलब ये हुआ ऊंचाई ट्रांसफार्मर जिसकी हम बात कर रहे थे, अपचाई ट्रांसफार्मर जिसकी हम बात कर रहे थे, अपचाई ट्रांसफार्मर में आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से कम होता है, वोल्टेज को ये घटाता है, यानी VS इज लेस देन VP। तो ये इस इक्वेशन में यदि VS VP से कम है तो NS भी NP से कम होगा, ये समानुपातिक संबंध हुआ। तो NS NP से कम होगा, लेकिन यहाँ IP ऊपर है, इसका मतलब है IP IS से कम होगी, यानी IS क्या है, निर्गत में मिलने वाली धारा। तो जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करता है वो धारा की प्रबलता को बढ़ा देता है। इसी तरह से उच्चाई ट्रांसफार्मर के लिए क्या संबंध होगा, उच्चाई ट्रांसफार्मर में VS यानी आउटपुट वोल्टेज वो ज्यादा आता है इनपुट से, ये बढ़ा के देता है, ये वोल्टेज को बढ़ाता है। तो VS ज्यादा तो NS ज्यादा तो IP कम। तो VS यदि VP से ज्यादा है तो उसमें फेरों की संख्या ज्यादा होगी, और किसमें, सेकेंडरी कॉइल में, और प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या कम होगी, और IP का मान ज्यादा होगा। जो IP है माने इनपुट करंट है वो आउटपुट करंट से ज्यादा होगी, मतलब आउटपुट करंट कम मिलेगी। जो वोल्टेज को बढ़ा रहा है वो आउटपुट करंट को कम कर रहा है, जो वोल्टेज को घटा रहा है वो आउटपुट करंट को क्या कर रहा है, बड़ा कर रहा है। यहां से स्पष्ट हो रहा है इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से कम होती है, इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक होती है। तो ये सिद्धांत है, ये परिणमन अनुपात का सूत्र है, इसको भी आपको करना है। प्रश्न ये आता है कि ट्रांसफार्मर क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनमें अंतर लिखिए ऊंचाई और अपचाई में, और या फिर आता है इनके परिणमन अनुपात का सूत्र ज्ञात कीजिए, या ये लिखिए कि इसका कार्य सिद्धांत क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो भी आपको पूरा डेरिवेशन करना है। बहुत ही सिंपल है, ES अपॉन EP इक्वल्स टू NS अपॉन EP। ES VS के बराबर होता है और EP VP के बराबर होता है, वो लिख लिया हमने। फिर इसके बाद शक्ति निकाल ली, दोनों इक्वेशन को बराबर कर दिया, इनका रेशियो R होता है जिसको हम ट्रांसफार्मर रेशियो कहते हैं। तो इस तरह से हमने ये डेरिवेशन किया। अब हम ये जानते हैं ट्रांसफार्मर में क्या होता है, कुछ ऊर्जा हानि होती है और उसको कम करने के लिए कुछ उपाय भी किए जाते हैं। तो 3-4 प्रकार की ऊर्जा हानि है। पूछा जाता है कि ऊर्जा क्षय किन किन रूपों में होता है। तो पहला है ताम्र हानि, कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्या है, ऊर्जा का कुछ भाग प्राथमिक कुंडली में ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाता है, क्योंकि जब आप करंट को फ्लो करेंगे तो हीट उत्पन्न होगी, तार गर्म होगा, तो बहुत सारा ऊर्जा का कुछ हिस्सा वो गर्म होता है, उसके रूप में क्षय हो जाता है। तो इसे कम, इसको कहते हैं ताम्र हानि, कॉपर लॉस कहते हैं। इसको कम करने के लिए क्या करते हैं, उच्चाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली का तार मोटा लिया जाता है और अपचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली का तार मोटा लिया जाता है। दूसरा लॉस क्या है, आयरन लॉस, इसको कहते हैं लो हानि। लो हानि क्या होती है, इसको हमने भंवर धाराओं में पढ़ा है। जब प्रत्यावर्ती धारा क्रोड में लिपटी हुई कुंडली में प्रवाहित होती है तो धातु का क्रोड होने के कारण उसमें क्या होता है, भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं, प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं।
इससे भी ऊर्जा का बहुत सारा हिस्सा ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाता है। हमने भंवर धाराओं की हानि में इसको पढ़ा है। तो इसको कम करने के लिए क्या लेते हैं, क्रोड को पटलित लेते हैं। पटलित क्रोड का मतलब लैमिनेटेड कोर। लैमिनेटेड कोर का मतलब लोहे की पतली पतली पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर हम आवश्यक मोटाई का बना लेते हैं। पूरा ठोस लोहे का क्रोड नहीं लिया जाता है, उसको बीच में से काटा जाता है। आप यदि पुराने ट्रांसफार्मर को, घर के उपकरणों को निकाल के देखें तो आपको ई आकार की और एल आकार की पतली पतली पत्तियां दिखाई देंगी। ये क्रोड पटलित क्रोड होता है। ऐसा करने से क्रोड का प्रतिरोध बढ़ जाता है और प्रतिरोध बढ़ने से भंवर धाराओं का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो लो हानि क्या होती है, कम हो जाती है। ऊर्जा हानि को खत्म नहीं किया जा सकता ट्रांसफार्मर से, लेकिन हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो रिड्यूस करने के उपाय हैं हर प्रकार की हानि के साथ। तो दो हानि हो गई, एक कॉपर लॉस और एक आयरन लॉस। तीसरा क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज, चुंबकीय फ्लक्स क्षय। देखिए, प्राथमिक कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स पूरी तरह से द्वितीय कुंडली से संबद्ध नहीं होता, लिंक्ड नहीं होता, इसलिए फ्लक्स का क्षय होता है वायु के रूप में। वो वायु के रूप में क्षय होता रहता है। तो इसे कम करने के लिए क्या करते हैं, मैंने दो तरीके बताए थे ट्रांसफार्मर बनाने के। प्राइमरी कॉइल के ऊपर ही द्वितीय कुंडली को लपेटा जाए और या फिर अलग अलग लपेटा जाए। अलग अलग लपेटने से चुंबकीय फ्लक्स लिंक्ड नहीं हो पाता प्राइमरी कॉइल का, तो वो क्षय हो जाता है। तो उसका सही तरीका क्या है, कम करने के लिए प्राइमरी कॉइल के ऊपर ही द्वितीय कुंडली को लपेटा जाता है। वो तो लेमिनेटेड होती है, उसके ऊपर पीवीसी की परत चढ़ी होती है। तो प्राइमरी कॉइल को द्वितीय कुंडली के ऊपर लपेटकर इस क्षय को कम किया जा सकता है। ये तीसरे प्रकार का है। चौथे प्रकार का और होता है शैथिल्य हानि, हिस्टेरेसिस लॉस। लोहे का क्रोड क्या होता है, एसी करंट फ्लो हो रही है लोहे के क्रोड में, तो वो बार बार चुंबकित होता है और बार बार विचुंबकित होता है, मैग्नेटाइज होता है और डिमैग्नेटाइज होता है, क्योंकि धनात्मक होती है और ऋणात्मक होती है। तो मैग्नेटाइज होना और डिमैग्नेटाइज होने से क्या होता है, ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाता है बहुत सारा ऊर्जा का हिस्सा। इसके लिए हम नर्म लोहे का क्रोड लेते हैं। एक और हानि होती है, उसको गुंजन हानि कहते हैं। उसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर आवाज करता है, इसके लिए उसको टाइट बांधा जाता है। साउंड में, ध्वनि के रूप में ऊर्जा का बहुत सारा हिस्सा खर्च हो जाता है, तो उसको भी कम किया जाता है। मूलतः ये चार हानियां हैं, इनको आप ध्यान रखें, एक कॉपर लॉस, एक आयरन लॉस और एक शैथिल्य हानि। तो हमने ट्रांसफार्मर की बहुत सारी चीज़ों को आज समझ लिया है। सबसे महत्वपूर्ण हमने उसका सिद्धांत समझ लिया, उसके प्रकार समझ लिए। प्रकार में आपको समझ में आ गया तो आप दोनों में अंतर भी समझ सकते हैं, स्टेप अप में और स्टेप डाउन में क्या फ़र्क है। तो ये सब आप करिएगा। आपके अभ्यास के लिए आप कुछ प्रश्न हैं जिनको आपको करना है। पहला प्रश्न वही है, आपको वो डेरिवेशन निकालना है। प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए औसत शक्ति व्यय का व्यंजक ज्ञात कीजिए। व्यंजक क्या है, P एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। दूसरा, ट्रांसफार्मर क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा, ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत लिखिए एवं इसके परिणमन अनुपात का सूत्र ज्ञात कीजिए। ये करना है आपको, आर का मान निकालना है। और अगला आपको लास्ट क्वेश्चन करना है, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि किन किन रूपों में होती है एवं इन्हें किस प्रकार कम किया जा सकता है। तो ये प्रश्न आप करें और अपने शिक्षक शिक्षिकाओं से मार्गदर्शन लें। थैंक यू वेरी मच।